स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की खबर की, जहां पर नेशनल हाईवे का निर्माणाधीन अप्रोच टूट गया है। अप्रोच टूटने की खबर सामने आई। हालांकि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है। पुल का अप्रोच रखने के दौरान बताया जा रहा है कि हादसा हुआ। हादसे में किसी के भी घायल होने की अभी तक खबर सामने नहीं आई है। थाना कोतवाली शहर के बैराज रोड का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि पुल का अप्रोच रखने के दौरान ये गंभीर हादसा हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि किसी के भी घायल होने की इस हादसे में खबर अभी तक सामने नहीं आई है। थाना कोतवाली शहर के बैराज रोड की घटना है, जहां पर निर्माणाधीन जो अप्रोच था वो टूट गया है। नेशनल हाईवे का ये मामला है। जिस तरीके से कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, पुल यहाँ पर बनाया जा रहा है। पुल का अप्रोच रखने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है और फिलहाल इसको लेकर और भी अपडेट्स आनी बाकी है। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई उसमें ये पता चला है कि कोई भी इसमें जख्मी नहीं हुआ है। थाना कोतवाली शहर बैराज क्षेत्र का पूरा मामला है। रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? अप्रोच टूटा है पुल का, क्या अपडेट है? जी बता दूं, ये पूरा मामला जो है थाना कोतवाली शहर के नेशनल हाईवे का मामला है, जहां पर जो है NHAI का निर्माणाधीन जो है अप्रोच पुल अचानक से टूटकर गिर गया है। पता चला है कि इसमें घटिया सामग्री के चलते ये जो पुल का निर्माण हो रहा उसके चलते ये पुल गिरा है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो मेरठ का NHAI है वो उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक बड़ा हादसा टला है। जिस समय ये घटना हुई तो उस रोड पर कोई भी वाहन नहीं चल रहा, क्योंकि अभी NHAI द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जी, क्या स्थिति बताई जा रही है अभी? जी मैं बता दूं, यहाँ पे सारे लोग सुरक्षित है, मजदूर भी सुरक्षित है। बहरहाल ये जो पुल का अप्रोच पुल टूटा है, इससे जो है इसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। आखिर कैसे सामग्री या जो भी सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि अचानक से पुल का गिरना अप्रोच पुल का, तो जब ये पुल चालू हो जाएगा तो उस समय क्या इसकी स्थिति होगी, इसकी बहरहाल NHAI द्वारा जांच की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो हादसे में हालांकि अभी तक कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये अपडेट जरूर सामने आई है और अब वहां पर मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। लखनऊ में मेट्रो के फेज 2 का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य इसी साल अक्टूबर में शुरू होगा। करीब 12 किलोमीटर के नए फेज का जो रूट है वो बनने जा रहा है और इस नए रूट में 20 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। रोड पर पड़ने वाली जगह काफी बिजी जगहों में से एक मानी जाती है। 2030 से लेकर 2 लाख लोग रोजाना मेट्रो से सफर करेंगे। चारबाग से लेकर बसंत कुंज तक जाने वाला मेट्रो रूट तैयार होने जा रहा है और अक्टूबर से जो नया फेज है, सेकेंड फेज, इसको लेकर मेट्रो को लेकर जो कार्य है वो शुरू होने जा रहा है। अमीनाबाद बाजार, पांडेगंज, गल्ला मंडी भी पड़ेगी स्टेशन और साथ ही साथ सिटी स्टेशन से होते हुए मेडिकल कॉलेज तक जाएगी मेट्रो। और इस रोड से ठाकुरगंज, बालागंज, सादतगंज पहुंचेंगे यात्री। वहां से वसंत कुंज, हरदोई रोड तक पहुंचा जा सकेगा। मेट्रो से 1 घंटे का ये सफर महज 20 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरीके से सेकंड फेज का काम शुरू होने वाला है, बहुत सारी चीजें की तैयारियां चल रही है और ये माना जा रहा है कि सेकंड फेज का कार्य अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगा और सीधे सीधे वो इलाके जहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है, लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। अमर हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। अमर, ये अच्छी खबर है और ये भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर में नए फेज का काम भी शुरू हो जाएगा। आपके पास और क्या ज्यादा जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये 20 लाख लोगों को कम से कम राहत मिलेगी। 12 किलोमीटर तक का जो ये फेज है ये कवर किया जाएगा। इसमें कई इलाके जो हैं, कई शहर के जो कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण इलाके हैं, उन इलाकों को जोड़ा जाएगा। चारबाग से वसंत कुंज तक जाने वाला मेट्रो स्टेशन का जो रास्ता है, अमीनाबाद बाजार होगा, पांडेगंज होगा, गल्ला मंडी का जो बाजार है वो होगा। सिटी स्टेशन होते हुए जो तमाम जो जनता है उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। इसका काम जो है वो बताया जा रहा है कि अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। 12 किलोमीटर लंबा ये इसका रन होगा और माना जा रहा है कि क्योंकि ये जो इलाके हैं काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, लिहाजा जब आदमी सफर करता है तो काफी उसको वक्त लगता है। तो जो सफर वो 1 घंटे में अपना करता है, वो महज 20 मिनट में जो यात्रा है वो लोगों की पूरी हो जाएगी। तो कहा जा रहा है राहत भरा काम जो है वो लखनऊ वासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है और 20 लाख की जो आबादी है इससे कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए अहमद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 12 किलोमीटर का जो रूट है वो बहुत जल्द अब शुरू होने जा रहा है उस पर काम, और महज 1 घंटे से लेकर 1 घंटे का ये जो सफर है 20 मिनट में पूरा होगा। बढ़ते हैं आगे।
बात करेंगे लखनऊ की। बाढ़ राहत कार्यों के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है। 8 जिलों में बनेगा स्थायी शरणालय। अयोध्या, मऊ, गोरखपुर, बलिया में निर्माण होगा। 8 बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थायी बाढ़ बनेंगे। और अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 39,96,000 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा निर्माण होना है। बाढ़ पीड़ितों को 3 समय का खाना भी मिलेगा। बड़ी तैयारियां हैं प्रदेश सरकार की इसको लेकर। 8 बाढ़ प्रभावित जिलों में तेजी से काम शुरू होगा। अमर हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। अमर, ये भी एक बड़ी खबर है। 8 जिलों में बाढ़ को लेकर स्थायी शरणालय बनेगा और सीधे तौर पर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा जब बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करते हैं वो लोग, उनको यहाँ शरण मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, मानसून आने से पहले सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश भर में जो ऐसे इलाके हैं, जो शहर हैं, जो जिले हैं जहां पर बाढ़ आने की जो संभावना है वो रहती है, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। 39 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा का जो ये शरणालय हैं बाढ़ के, ये बनेंगे। पीड़ितों के लिए जो बाढ़ जो एक ऐलान होता है उनको भी लेकर तमाम कार्य किए जाएंगे और 8 जिलों में इस तरीके के जो स्थायी शरणालय हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि इससे काफी कुछ राहत होगी, क्योंकि अगर बाढ़ आती है तो इससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली जाएंगी और बाढ़ से जो कम से कम जो नुकसान है वो बहुत होने को धन्यवाद मिलेगा। आपका अमर जानकारी देने के लिए। यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट सामने आ चुका है। 44 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जिसमें देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और लखनऊ में अलर्ट है। मेरठ, मथुरा और अलीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी हो चुका है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। 44 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम हालांकि कुछ बदला सा जरूर है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहले ही आपको बता दें कि मॉनसून को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई और इन 44 जिलों को लेकर फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है प्रशासन की तरफ से। बढ़ते आगे, राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां इस वक्त अंतिम चरण में है। इसके लिए राम मंदिर को सजाने का काम चल रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर सोने की परत जड़ने का काम पूरा हो चुका है। सोने की चमक इस मंदिर के शीर्ष जहां और भी आकर्षित हो गए हैं, तो वहीं रात की लाइटिंग में इनकी जो भव्यता है, जो इनकी दमक है, वो देखने बनती है। राम मंदिर परिसर के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर स्वर्ण परत जड़ने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून को शुरू होगा। ये 5 जून तक चलेगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। 5 जून को जिस तरह से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर के तैयारी जोरों पे चल रही है, तैयारी जोरों पे कर रहा है और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। वैसे देखिए तो श्रद्धालु मौजूद है, हम इसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है आपको? है हमें अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, यहाँ राम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। हो सकेगा हम लोग 5 तारीख को और आए और ऐसी व्यवस्था बन जाए कि राम भगवान का हम पर बहुत बहुत कृपा हो। मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं ओरछा मध्य प्रदेश से आया हूँ। वहाँ पे भी भगवान राम का मंदिर है, राम राजा सरकार के नाम से, वहाँ पे राम दरबार है और यहाँ पे भी राम दरबार 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। अभी लाल बाल रूप में लाला के दर्शन किए हैं, रामलला के। अब जो है ना राजा रूप में राम दरबार के दर्शन करेंगे 5 तारीख को आकर के, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया है। इस मंदिर की व्यवस्था बाकी मंदिरों से काफी उचित है। मैंने अभी नहीं, पहले भी आया था, तब भी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मैं वही इनको बताते आ रहा हूँ सबको। कुकरेल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ के कुकरेल में पुल के नीचे नवजात का शव देखने को मिला। यहाँ पर बता दें कि कुकरेल पुल के नीचे जंगल में शव बरामद हुआ है। गुडम्बा में डिपो कुकरेल पुल के नीचे एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुकरेल पुल के नीचे जंगल में ये जो शव है वो बरामद हुआ है।
लखनऊ की से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गुडम्बा का ये मामला है। कुकरेल पुल के नीचे शव बरामद हुआ है। नवजात बच्चे का ये शव बताया जा रहा है। अमर हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। अमर, क्या अपडेट मिल रही है इसको लेकर? अमर, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कुकरेल पुल के नीचे नवजात शव मिला है। ये जो जंगल की जो झाड़ियां थी वहां से शव मिला है। जो राहगीर थे, जो वहां से निकलने वाले लोग थे, उन्होंने जब इस नवजात के शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को बरामद किया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गुडम्बा थाना क्षेत्र का मामला है। आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं, वो खंगाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नवजात शव आया तो आखिर आया कहां से। इसके जो संबंधित लोग हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शव के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है और ये घटना कैसे घटित की गई है उसके बारे में गुडम्बा पुलिस बराबर जो एक जानकारी है वो जुटाने में नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद है अमर आपका। मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। महिला को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया है। मौत की घाट जिस तरीके से महिला को उतारा गया है, परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घर में घुसकर रानी देवी की हत्या कर दी गई, परिजनों का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम जखौवा की ये वारदात है। नदीम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नदीम, में पूरा घटनाक्रम रहा, इसमें पड़ोसियों पर ही हत्या करने के आरोप है, क्या बताया जा रहा है? देखिए, ये पुरानी रंजिश के चलते महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई है। हालांकि सूचना पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जा किया। उसके बाद में पड़ताल की तो जो आरोपी था, इसके ऊपर आरोप लगाया था परिजनों ने, उसको भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जा रही। पूछताछ के बाद जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने जो महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, क्योंकि हत्या जानना बहुत जरूरी था इसके चलते। लेकिन परिजनों का जो कहना है कि गाँव के रहने वाले पड़ोसियों ने घर में घुस के महिला की हत्या की थी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे, बहराइच में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। आपको बता दें कि तुलसी रामपुरवा का निवासी था 32 वर्षीय गौरीशंकर। पयागपुर इलाके की घटना है। युवक का फांसी से लटका हुआ शव बरामद बताया जा रहा है इस गाँव में। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जाँच पड़ताल वहां की पुलिस कर रही है। पयागपुर इलाके के तुलसीरामपुर गांव का ये पूरा मामला है। तुलसीरामपुरवा का निवासी था 32 साल का गौरीशंकर। प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना हुआ। आपको बता दें कि छठे दिन भी आज डीएलएड अभ्यर्थियों का धरना अनवरत जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी। रोटी को लेकर 2 जून की रोटी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती का विज्ञापन जारी करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि स्थिति ये है, छठा दिन है, 1 हफ्ते होने को है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से ये इन्होंने लामबंद हो गए हैं और तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग करें। आप देखें इनके हाथों में तख्तियां, बैनर, ये अपनी मांगों से अवगत करवा रहे हैं सरकार को। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये जो धरना है पिछले 5 दिनों से चल रहा है और आज छठा दिन है। डीएलएड अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर ये काफी दिनों से आज 6वां दिन है और लगातार ये छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं जो पीजीटी पास किए हुए हैं और लगातार ये नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के लगातार 6वें दिन इनका जो धरना है, जो प्रदर्शन है, वो लगातार इनका जारी है। लगातार ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये भर्ती को, शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। आज 2 जून है और 2 जून को हाथों में रोटी लेकर, यानी 2 जून की रोटी लेकर ये सिंबॉलिक जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ये अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं कि जी बताइए क्या मांग है आपकी? हमको 2 जून की रोटी चाहिए, हमको 2 जून की जो रोटी चाहिए, हमको शिक्षक भर्ती चाहिए। क्या कहेंगे? शिक्षक भर्ती जारी करो, जारी करो,
क्या कहेंगे? पिछले 7 वर्षों से हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग रहे हैं, लेकिन यह सरकार हमको आए दिन न्यूज़पेपरों में सिर्फ भर्ती का विज्ञापन देकर दिखा देती है, जबकि धरातल पे कोई भी भर्ती का नामो निशान नहीं है। देखिए सर, वार्ता में हमेशा आश्वासन, वो भी मुंह से आश्वासन, बात का कोई आश्वासन नहीं होता है। अगर 2 साल से 3 साल से मेरे साथी मैडम की नियुक्ति हो गई है, केवल आश्वासन देगी मैडम। हम लोगों को विज्ञापन का कैलेंडर जारी होना चाहिए, नहीं तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लखनऊ के उत्तर प्रदेश विधानसभा का मैं घेराव करने जा रहा हूं। अपने साथियों के साथ बता दे रहा हूं, नहीं तो तत्काल प्रभाव से विज्ञापन को जारी कर दिया जाए। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो शिक्षक सेवा चयन के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसको लेकर 6ठा दिन है आज धरना जारी है। बढ़ते आगे, और आपको बता दें कि नोएडा उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के बाहर लोग धरना दे रहे हैं। महिला टीचर्स का ये प्रदर्शन है। स्कूल मैनेजमेंट की टीचरों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, लाखों रुपए हमारी सैलरी से काट लिए गए। नोएडा प्राधिकरण का कर्जा देने के नाम पर कटौती की गई है, सैलरी से काटे गए पैसे कभी नहीं दिए गए। और आपको बता दें कि टीचर एसोसिएशन और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टीचरों को टर्मिनेट भी किया गया है। वापसी की मांग कर रही हैं तमाम टीचर्स, और ऐसे में धरना इन्होंने देना शुरू कर दिया है। स्कूल मैनेजमेंट पर घोटाला करने का आरोप है। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के सेक्टर 56 का ये मामला है। गोंडा में 10 महीने के बाद पीड़ित की एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में 2 डॉक्टर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय जो है, कुल मिलाकर 11 लोगों के खिलाफ जो मारपीट है उसका आरोप लगा है। मरीज को दिखाने गए तीमारदार से मारपीट हुई है। अस्पताल स्टाफ ने पीड़ित को गिराकर पीटा है। वायरल वीडियो के बाद भी दौड़ता रहा पीड़ित। 10वें महीने पीड़ित ने डीआईजी से अब जाकर गुहार लगाई। डीआईजी के आदेश पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोंडा से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ? अस्पताल स्टाफ ने पीड़ित को गिरा कर पीटा, ये वीडियो भी वायरल है। देखिए, अगस्त महीने की पूरी घटना है, और अगस्त महीने की जो घटना है इसमें साफ तौर पर दिख भी रहा है कि एक पीड़ित है, उसका नाम है नबी अहमद। ये अपने एक साथी को ले जाता है जिला अस्पताल में दिखाने के लिए, उसका बीपी चेक कराने के लिए। उसी को लेकर के वहाँ पे उसकी जब पहुँचता है इमरजेंसी रूम में, तो वहाँ उसकी डॉक्टरों से कुछ बातचीत होती है, और इसके बाद वहाँ जो स्टाफ के लोग बैठे रहते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, वार्ड बॉय हो, डॉक्टर हो, वो लोग अपना आपा खो देते हैं और कुछ तीमारदार के साथ जमकर मारपीट करते हैं, जिसका वीडियो भी उसके पास था। और बाकायदा ये वीडियो कोतवाली में भी दिखाया गया, एसपी के यहाँ भी दिखाया गया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 9 महीने तक लगातार ये पीड़ित दौड़ भाग करता रहा, खाली एफआईआर दर्ज कराने के लिए। फिलहाल जब उसने डीआईजी अमित पाठक से जाकर के शिकायत की, डीआईजी ने अपनी तरफ से पूरी मामले की जांच करवाई, तो उनको लगा कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होना लाजमी है। इसको लेकर के उन्होंने कोतवाली नगर को आदेशित किया है। उसी आदेश के आधार पर टोटल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 5 नेम्ड हैं और बाकी 6 लोग अज्ञात हैं। उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। धन्यवाद आपका राजेश। पूर्वोत्तर के राज्यों में इन दिनों पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मच गया है। आपदा से मरने वालों की संख्या तकरीबन 30 पहुंच चुकी है। असम समेत पड़ोसी राज्यों में यही स्थिति है। भारी बारिश एक तरफ चल रही है, जहां सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भीषण तबाही हुई है। असम के 15 जिले बाढ़ की विभीषिका की चपेट में आ चुके हैं। और बता दें कि गुवाहाटी के चापाईजाम और कई क्षेत्रों में जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हुआ है, लोग बेहाल हैं। असम में कुदरती तबाही से करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आसमानी जो आफत है वो कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। मणिपुर की बात करें तो 3500 लोग प्रभावित हुए। बारिश से करीब 880 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। सिक्किम का भी यही हाल है, नदियाँ उफान पर हैं। सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक भी फंसे हुए हैं। बारिश से त्रिपुरा में भी भारी जलभराव है। राजधानी अगरतला की अगर बात करें तो 3 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से आवाजाही भी ठप हो चुकी है। नागालैंड के फेजामा के पास भी सड़क धंसने की घटना सामने आई। कोहिमा माओ मार्ग पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर सड़क धंसी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मदद का आश्वासन दिया है। भारतीय सेना, एयरफोर्स को राहत बचाव कार्य में जुटने के निर्देश भी दिए।
संभल में बंजर की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। इसमें कब्जा करके और अब जब दस्तावेजों को खंगाला गया तो कोई भी अभिलेख ठीक नहीं मिले। सरकारी आदेश तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से इसको पूरी तरह से खाली करवा दिया है। सरकारी बंजर की जमीन को संभल तहसील क्षेत्र के मंडी किशन दास सराय का मामला है। ब्रेकिंग न्यूज। आगरा में आवास विकास परिषद की बड़ी कार्रवाई हुई। इसमें कब्जा हटाया गया। सिकंदरा योजना में 250 वर्ग मीटर की जमीन पर कार्रवाई हुई। 250 वर्ग मीटर की 1.5 करोड़ की जमीन पर कब्जा था। टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्रीकास्ट बाउंड्री से परिषद की भूमि पर कब्जा बरकरार था। ध्वस्तीकरण के दौरान हंगामा हुआ, काफी गहमा गहमी भी हुई। सुमित जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। सुमित, क्या रहा पूरा मामला, जानेंगे। देखिए, आवास विकास परिषद की लगातार जमीनें उन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और उसको देखते हुए आवास विकास परिषद की भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभी ये आवास विकास परिषद सिकंदरा योजना में 250 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। पुलिस वीवीआईपी मूवमेंट जो व्यस्त थी, जहाँ इन लोगों ने जो अभियुक्त हैं, इन लोगों ने वहाँ बाउंड्री कर दी थी। जब इस बात की जानकारी आवास विकास परिषद के अधिकारियों की मिली तो तत्काल वहाँ मौके पर पहुंचे। जेसीबी से जो बाउंड्री की गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है और जो कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई है वो विभाग उस पर किया है। जी, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो अब अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई इस मामले में और जांच जारी है। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक ने बिजली कटौती को लेकर लेटर लिखा है। आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर लक्ष्मीराज सिंह ने एक लेटर लिखा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा को ये लेटर लिखा गया और बताया गया है इसमें कि दयनीय स्थिति है बिजली आपूर्ति को लेकर। 15 दिनों से बत्ती गुल है, बिजली गुल है, ट्यूबवेल्स नहीं चल पा रहे। किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। और आपको बता दें कि लक्ष्मीराज पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों पर फोन न उठाने के आरोप है। सिकंदराबाद के विधानसभा से बीजेपी विधायक एमएलए हैं लक्ष्मीराज सिंह, जिन्होंने लेटर लिखा है। चिन्हट सुशांत गोल्फ सिटी से 4 ठगों की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि ठगों ने यहां महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। निवेश क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मुनाफे का जिस तरीके से लालच दिया करते थे, बड़ी कार्रवाई हुई। आरबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। पुलिस ने चारों ठगों को रिमांड पर महाराष्ट्र अपने साथ ले गई। उधर झांसी में पकड़ा गया है फर्जी टीटीई कर रहा था वसूली लोगों के साथ में। गले में इंडियन रेलवे लिखा था, उसके रिबन टांगा था उसने। रिबन के साथ अपना आई कार्ड भी लगाया था। जीआरपी ने फर्जी टीटीई को हिरासत में लिया। लोगों से वसूली कर रहा था टीटी के नाम पर। टिकट चेक करते वक्त यात्रियों को जब शक हुआ तो लोगों ने जानकारी दी पुलिस रेलवे विभाग को। फर्जी टीटी ने अब तक 30 रुपए में रिबन खरीदा था। कल इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है इसमें जो कानपुर की तरफ से इधर आ रही थी, उसमें एक सूचना मिली थी। इसके आधार पे एक व्यक्ति को डिटेन किया गया था और उससे संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इसका क्या है, फर्जी टीटी होने का क्या रोल है इसका। संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से ठगी ये कर रहा था फर्जी टीटी, कैसे लोगों को समझ में आया कि ये फर्जी है, कैसे कार्रवाई हुई इस पर? अपने गले में 30 रुपए का खरीदा हुआ एक रिबन कार्ड डाले हुए था, जिसको लेकर जो झांसी ट्रेन में यात्रियों ने जो फर्जी टीटी को पकड़ा है, वह ट्रेन में यात्रियों की टिकट चेक कर रहा था और टिकट चेक करते ही गले में इसकी जो कंपनी का पहचान पत्र था वह पूरी तरह से फर्जी पाया गया था। वहीं जो जब टीसी वहाँ निकले और जीआरपी पुलिस ने उसको देखा तो पूरा मामला समझ में आया। उससे पूछताछ की तो ये फर्जी निकला है। वहीं पूछताछ में जो वहाँ की जीआरपी पुलिस है उसने इसको हिरासत में ले लिया और इसकी पूछताछ अभी की जा रही है। जिस तरह बताया गया कि ये ट्रेनों में लोगों से चेकिंग के नाम पर पैसों की वसूली कर रहा था और हड़का रहा था, तो वहीं इसको जो वहाँ के जो टीसी थी उन्होंने इसको पकड़ा है और जीआरपी पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल में जो पुलिस है वह पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। धन्यवाद संजीव आपका। रिबन के साथ जिस तरीके से इसने 30 रुपए में रिबन खरीदा, गले में इंडियन रेलवे का आई कार्ड भी इसने टांग रखा था। फिलहाल पकड़ में आ चुका है, पूछताछ जारी है। बदायूं से अगली खबर है। मंद बुद्धि लड़के ने बुजुर्ग के साथ कुकर्म किया है। खीरा खिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर कुकर्म का जो मामला है वो सामने आया है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लड़के के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। इस्लाम नगर के चंदौसी रोड का मामला है।
अलीगढ़ में आंधी बारिश में एक दीवार गिरी और छत भी गिर गई। इसमें महिला, बच्चा, बुजुर्ग मलबे में दब गए। 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीद नगर नगला पटवारी का मामला है। 3 लोग हादसे का शिकार हुए। पूरा परिवार अपने घर में था, उसी दौरान ये हादसा हुआ और कई लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। मैं वहाँ पर अंदर खड़ा था, मैं कमरे में साइड से खड़ा था मैं, तो एकदम से वो ऊपर से दीवार गिरी थी ऊपर से, तो दीवार जो गिरी थी वो हिल रही थी, तेरे से गिरी थी वो भी उसके ऊपर गिरी का मैं छत हमारे ऊपर नहीं गिरी, हमारी दादी को पकड़ी, दादा को पकड़ी, मैं साइड में खड़ा था, मेरे कुछ नहीं हुआ। मकान गिर गया ऊपर से, दीवार गिर गई पड़ोस की दीवार, आंधी में गिर गई थी। 10 फुट की दीवार इनकी, मम्मी की और पापा की और एक लौंडे की। कितनी चोट है? तो इसके 10 टाँके आए, एक के 5 टाँके आए, पापा के पैर में लग गई, पैर टूट गया। हमीरपुर में खेत में अधेड़ का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि शव के पास से सल्फास की गोलियां मिली है। जताई जा रही है आत्महत्या करने की आशंका। जरिया थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव का ये मामला। खेत में अधेड़ का शव देखा गया। शव के पास से सल्फास की गोलियां मिली है। पुलिस की जांच जारी है। गोंडा में एंगेजमेंट की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से मातम पसर गया। हादसे की खबर जैसे ही मिली पूरा परिवार बिखर गया। आपको बता दें कि हर तरफ उदासी, मायूसी और चीख पुकार हो गई। बता दें कि बाराबंकी हादसे में गोंडा के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे और एक महिला अभी भी जिंदगी के और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और जैसे ही परिवार को सूचना पहुंची, समझा जा सकता है कि क्या हाल परिवार का होगा इस वक्त। 4 लोगों की जिस तरीके से मौत हुई है, एंगेजमेंट की तमाम खुशियां गम में देखते ही देखते तब्दील हो गई। अलीगढ़ में परिवार संग नहाने गया एक व्यक्ति डूब गया है। बेटे ने रिश्तेदार रिंकू पर डुबोने का आरोप लगाया है। पत्नी, बेटी रिश्तेदारी संग नहाने गया था। युवक को बचाने में बेटी और रिश्तेदार भी डूबने लगे। गोताखोरों ने लड़की और रिश्तेदार को डूबने से बचाया। युवक विजय का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। हरदुआगंज थाना इलाके के बरोठा नहर की ये घटना बताई जा रही है। कन्नौज में गंगा नहाने गए एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। डूबने के 2 घंटे के बाद बच्चे के शव को बरामद किया गया। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित किया। तेज बहादुर नाम का बच्चा था जो कि 13 साल का था। 13 साल का था। पिता का नाम उनका रघुवीर और ये मलनावा हरदोई का रहने वाला था। तो ये ब्रॉड डेड यहाँ पे आया था। उनके परिजन बता रहे थे कि गंगा में मेहंदी घाट जो यहाँ पर है, गंगा में डूबने से मौत हुई। आधे घंटे बाद उनको उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। पीलीभीत में अज्ञात वाहन ने सिपाही और दोस्त को रौंद दिया। बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि भयावह हादसे में शव के चिथड़े उड़ गए। घटना को अंजाम देकर वाहन चालक मौके से फरार। घटना को अंजाम देकर वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। थाना सुनगढ़ी में तैनात था सिपाही शिवम। जिससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सुनगढ़ी क्षेत्र के गोहनिया चौराहे की घटना है। दुखद हादसा हुआ है। यहाँ पर अज्ञात वाहन ने सिपाही और उसके दोस्त को रौंद दिया है। इस हादसे में बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना ज्यादा भयावह है, शव के चिथड़े तक उड़ गए। घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गोहनिया चौराहे की पूरी घटना है। हरिपाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हरिपाल, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि सुनगढ़ी थाने में तैनात एक कांस्टेबल था जो देर रात निकला था अपने दोस्त के साथ और ये गौनिया चौराहे के पास में जो अनियंत्रित एक ट्रक था, उसने फिलहाल इस सिपाही को उसके दोस्त के साथ रौंद दिया। और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि
जो ट्रक था इतनी तेजी से उसने रौंदा है कि जो सब से उसके चीथे बन गए, जिसके बाद उन दोनों लोगों की दर्दनाक तरह से मौके पर मौत हो गई। फिलहाल जो ट्रक चालक था वो अज्ञात था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है, खोजबीन कर रही है। और कुल मिलाकर के इस सड़क हादसे में जो कांस्टेबल था वो सुनगढ़ी थाने में तैनात था, उसकी दर्दनाक तरह से मौत हो गई। उसके एक साथी जो बाइक पर बैठा था उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल भीषण दर्दनाक हादसा था और टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक की टक्कर से जो बाइक पर दोनों बैठे हुए थे उनके सबके चीथड़े हो गए। जी बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दुखद हादसा हुआ है, 2 बाइक सवारों की इस हादसे में मौत हो गई है। मेरठ में आज सैकड़ों किसानों को लेकर पीवीबीएनएल पहुंचे अतुल प्रधान। सपा विधायक ने किसानों के साथ एमडी का घेराव कर दिया। ऑफिस में बिजली दिक्कतें सुन रही हैं एमडी पीवीबीएनएल। 22 मई से सैकड़ों नलकूपों तक बिजली नहीं पहुंची है। बुरा हाल है, बिजली नहीं होने से किसानों को काफ़ी मुश्किलें पड़ रही हैं। बता दें कि किसानों की फसलें सूख रही हैं। आंधी में वैसे भी काफ़ी तबाही हुई। बिजली लाइनें अभी तक रिपेयर नहीं करवाई जा सकी हैं। काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पे ज़िले में। सबसे ज़्यादा अगर किसी की मुश्किलें हैं तो वो किसान। नरेंद्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नरेंद्र, क्या स्थिति है? आंधी में बिजली और जो लाइंस हैं, जिस तरीके से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, किसानों के सामने तो बड़ी समस्या है। देखिए, बिजली विभाग का जो नाकारापन है वो देखने को मिला है इन गाँव में। 22 मई को एक तूफान आया था जिसके बाद पूरे इलाके में एक तरीके से ब्रेकडाउन हो गया था और उसमें सैकड़ों पेड़ जो थे वो टूटे थे और उनके साथ ही जो बिजली की लाइनें हैं वो भी टूट गई थी। गौराला में अख्तियारपुर और उसके आसपास के जो मटौर और अलावा 3-4 गांव हैं वहां पर आज 12 दिन हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, और वहां पर ये स्थिति है कि सैकड़ों की तादाद में जो नलकूप हैं वो वहां पर अभी तक चालू नहीं है। बिजली की लाइनें टूटी पड़ी हैं और जो बिजली विभाग के निकम्मे अफसर हैं वो वहां पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आप समझिए कि जो सब्जी की फसल है वो सारी की सारी तबाह हो गई। इतनी भीषण गर्मी के चलते पानी का नलकूप के अलावा कोई यहाँ पर दूसरा साधन नहीं है और जो गन्ना की फसल है वो बिल्कुल सूखने के कगार पर है। गन्ना की फसल में पिछले 12-13 दिन से पानी नहीं लगा है। अब जो ट्यूबवेल हैं वो ऐसे ही खड़े हुए हैं, सफेद हाथी बने हुए। आज यहाँ पर अतुल प्रधान पहुंचे हैं सैकड़ों किसानों को लेकर और उन्होंने ये बातें एमडी पीवीबीएनएल को बताई हैं। आप सोचिए कि बमुश्किल 20 किलोमीटर का रास्ता है और 12 दिन लग गए किसानों की बात यहाँ तक पहुँचने में और जो बिजली महकमा है वो कान पर रुई डाले हुए और सो रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जो किसानों की समस्या है। करीब 6000 बीघा से ज्यादा जमीन है जो सूखने के कगार पर है और बहुत बड़ी तादाद में जो जमीन में फसलें थी वो सूख चुकी है। नरेंद्र, जनता का जनप्रतिनिधि अतुल प्रधान खुद किसानों की समस्या लेकर पहुंचे हैं, एमडी का घेराव किया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है वहां से? देखिए, एमडी ने ये कहा है कि हम इस मामले में जो कार्रवाई है वो करवाते हैं। जो भी एक्शन हो सकता है वहां पर जितनी जल्दी लाइनें फिर से चालू करवाई जा सकती है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12 दिनों से ये जो पीवीबीएनएल की एमडी हैं उनके कानों में ये आवाज नहीं आई और निश्चित तौर पर आवाज आई होगी लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जो अधिकारी हैं, इलाके के अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक्सियन बैठते हैं, चीफ बैठते हैं, ऐसी बैठते हैं। किसी भी अधिकारी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो जाकर देखे कि किस तरीके से खेती सूख रही है और किसान बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। पहले से ही जो किसान की माली हालत है वो खराब है और उसके बाद अब ये स्थिति कहा जा सकता है भयावह स्थिति किसानों के सामने। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। फर्रुखाबाद में गर्मी से जाम लगने से जनता बेहाल हो रही है। बता दें कि यातायात पुलिस की व्यवस्था भी विफल रही। जाम में मरीजों को ले जाते हुए एम्बुलेंस भी फंस गई। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही थी। तहसील से जामा मस्जिद तक भीषण जाम आप देखने लगा। लखनऊ में टेट पास शिक्षकों को इको गार्डन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों से मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। कुल 50,000 प्रशिक्षित टीचर्स का अभी तक जो मानदेय है वो नहीं बढ़ा है और पिछले 7 दिनों से अपनी मानदेय की मांग को लेकर जो शिक्षक हैं वो डटे पड़े हैं। टेट पास कर लिया इन तमाम शिक्षकों ने लेकिन अभी तक इनका जो मानदेय है वो नहीं बढ़ाया गया।
हमारे उत्तर प्रदेश में बेसिक जो कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय हैं उनमें 1,46,000 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हैं, जिनमें से 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टेट सीटेट पास हैं और एनसीटी के जो भी मानक अध्यापक बनने के होते हैं वो पूरे करते हैं। और ये धरना जो है उन्हीं जो योग्यताधारी शिक्षा मित्र जो टीटी पास है उनका है। और हमारी मांगे ये हैं कि हमारे जैसे लोगों को बीजेपी की सरकार के अन्य राज्यों में परमानेंट कर चुकी है, लेकिन हम लोग 25 वर्षों से आज एक मजदूर से भी कम मजदूरी में जी रहे हैं। सबके हाथ में रोटी है। आज हम 2 जून की रोटी नहीं चला पा रहे हैं और इसी 2 जून की रोटी के लिए 7 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अलीगढ़ में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। कंपनी बाग चौराहे से लेकर हाथरस अड्डे तक अभियान ये चल रहा है। अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण करने वालों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और बड़ी बात यह है कि अब तक कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है नगर निगम की तरफ से। लखनऊ में रवि मिश्रा नाम के एक शख्स की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। शराब के नशे में कहासुनी के बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट कर मार डाला। जानकीपुरम सेक्टर 6 का ये मामला है। शराब के नशे में धुत होकर पहले कहासुनी हुई और उसके बाद भाइयों के बीच ये विवाद हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट के मौत के घाट उतारा। अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। मजहर, क्या पूरा विवाद बताया जा रहा है जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जानकीपुरम सेक्टर 6 का ये पूरा मामला है जहां पर सुबह कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। 20 वर्षीय रवि मिश्रा की बड़े भाई ने निर्मम हत्या कर दी। हालांकि शराब के नशे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही हत्या की सूचना फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। जानकीपुरम पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश कर रही कि आखिरकार किन वजह से आरोपी ने अब छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। जी धन्यवाद आपका मजहर। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेईई एडवांस के नतीजे जारी हो चुके हैं और श्रेयस लोहिया ने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। लखनऊ के श्रेयस लोहिया उत्तर प्रदेश में टॉपर हुए। उन्होंने देश में 68वीं रैंक हासिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रेयस लोहिया ने यूपी टॉप किया है। श्रेयस लोहिया यूपी के टॉपर बन चुके हैं और ऐसे में उन्होंने देश में 68वीं रैंक हासिल की है। तो जेईई एडवांस के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और ऐसे में यूपी टॉपर बने हैं श्रेयस लोहिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। लखनऊ के श्रेयस लोहिया यूपी के टॉपर बन चुके हैं और उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में 68वीं रैंक हासिल की है। अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, श्रेयस लोहिया ने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है और क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ये श्रेय लोहिया हैं और इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जेईई में एडवांस में टॉप किया है। आज नतीजे जो हैं इसके जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 68वीं रैंक जो है इन्होंने हासिल की है। लखनऊ के रहने वाले लोग हैं और इनके पिता जो हैं वो दूरदर्शन में कार्यरत हैं। फिलहाल जो जब से श्रेयस के टॉप करने की खबर आई है, परिवार में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है और जो उत्तर प्रदेश और जो लखनऊ के लोग हैं वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से श्रेयस ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है और जो उनके परिवार के लोग हैं वो काफी कुछ उत्साहित हैं। नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और तमाम बच्चों में कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी उत्साह है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो ये नतीजे आ चुके हैं जेईई के और ऐसे में श्रेयस टॉपर बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने देश में भी 68वीं रैंक हासिल की और जिस तरीके से आज नतीजे आए, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया और जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर श्रेयस लोहिया जो है वो यूपी टॉपर बने और उन्होंने देश में 68वीं रैंक हासिल की। तो जेईई एडवांस के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और श्रेयस जो हैं उन्होंने यूपी में टॉप किया है।
बरेली से खबर है, एक बच्चे का शव नाले में बरामद हुआ है। बच्चा खेलते खेलते नाले में गिर गया था। बच्चे की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वो बता दें कि ये जो बारादरी थाना क्षेत्र का मामला है, वहां पर इस बच्चे के साथ ये हादसा हुआ। बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते बच्चा नाले में गिरा और बच्चे की मौत। सोनभद्र से खबर है, प्रसूता वार्ड से 4 दिनों का नवजात बच्चा चोरी होने की खबर सामने आई। ये घटना जिला अस्पताल के सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बच्चे को खिलाने आती थी एक महिला, मरीज के भर्ती होने की बात कहकर सामने आई थी। पिता को बाहर भेजकर नवजात लेकर फरार। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल की ये घटना है। जिला अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नवजात बच्चा जिस तरीके से चोरी हुआ है, सीसीटीवी में पूरी घटना देखी जा सकती है। मरीज के भर्ती होने की बात कहकर ये महिला वहां पर पहुंची और इसने नवजात बच्चे को चुरा लिया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल की घटना है। प्रसूता वार्ड से 4 दिन का नवजात चोरी हो चुका है। घटना जिला अस्पताल की सीसीटीवी में कैद हुई है। मैनपुरी में खेत के विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। घिरौर में मिला था गोली लगा युवक का शव। भाई ने खेत विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। घिरौर क्षेत्र के ग्राम नगला हिंदू की ये बात है। काफी समय से एक चक्रोड को लेकर विवाद चल रहा है। उस पे हम दोनों ब्राह्मण पक्षों में चल रहा है, दूसरा पक्ष भी ब्राह्मण है। पसंद ये यहाँ के जो महेंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया है, वो वहाँ से प्रधान है। स्थिति ये है कि ये जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पे चक्रोड को डालना चाह रहे हैं। नक्शा शॉर्ट होने के कारण मुकदमा दीवानी में या जहाँ भी है विचाराधीन है, उसका स्टे भी है। लेकिन ना तो ये स्टे के ऑर्डर को मानते हैं और ना तहसीलदार के ऑर्डर को मानते हैं, ना एसडीएम साहब के ऑर्डर। दबंगई और गुंडागर्दी के बल पे, क्योंकि शासन हमारा है ये कहते हैं ये लोग, और ये कहते हैं जिंदा नहीं रखेंगे तुम लोग ब्राह्मणों को। मैनपुरी से संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, ये पूरा घटनाक्रम क्या बताया जा रहा है, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? देखिए, ये जो है एक दो पक्षों में मारपीट हुई थी, काफी मामला हुआ था। तो एक तरफ से आरोप लगाता कि पुलिस ने अगर घायल दो लोग हुए थे, दोनों पक्ष की कार्रवाई करनी चाहिए। एक पक्ष की तरफ से कार्रवाई की, इसको लेकर ये मामला आता है। आज एक पक्ष के लोग कभी एसपी दफ्तर पहुंचे थे न्याय के लिए, उनका आरोप कि अगर दोनों तरफ से मारपीट हुई है, दोनों तरफ से लोग घायल हुए, तो पुलिस को दोनों तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि एसपी मैनपुरी को जो है एप्लीकेशन दी, शिकायती पत्र दिया, उसके बाद एसपी ने आश्वासन दिया है कि जांच कर पूरे मामले की और कार्रवाई की जाएगी। पहले जांच में जो तथ्य आएंगे उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल एसपी के आश्वासन के बाद में सभी प्रदर्शनकारी अपने घर को वापस चले गए हैं और जांच का इंतजार कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां पर मायके वालों ने घर में घुसकर एक महिला को बुरी तरह से पीटा है। बेटी पर मायके में रहने का दबाव बना रहे थे सभी लोग। इनकार करने पर दबंग मायके वालों ने जमकर पीटा। अलमारी की चाबी छीनकर जेवर लूटने का भी आरोप लगाया। शोरगुल सुनकर महिला का पति मौके पर पहुंचा। महिला के मायके वाले महिला को जान की धमकी देकर भाग गए। थाना कमालगंज क्षेत्र के ईसापुर गांव का मामला है। एटा में कार सड़क किनारे रखी गुमटी में जा घुसी, दुकानदार इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ। हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि गुमटी टूट गई। ग्रेटर नोएडा में बैरिकेड खींचते बनाई रील, कार में पिस्टल भी नजर आई। पुलिस बैरियर गाड़ी से खींचकर ले जाने का वीडियो सामने आया। बैरिकेड को ले जाने के दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस फिलहाल इस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई। उधर बागपत में दरवाजा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। विरोध में एक पक्ष की महिलाओं की गुंडई देखने को मिली। 3 महिलाओं ने मकान दरवाजे पर पत्थरबाजी की। पुलिस के साथ महिलाओं ने भी बदसलूकी की। महिला ने दारोगा का फोन छीनने का प्रयास किया।
ललितपुर में जन्मदिन में बंदूक और तलवारों का प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में तलवारें लिए बंदूक लेकर डीजे पर डांस करते दिखे कुछ लोग। जन्मदिन को लेकर ये पूरा सेलिब्रेशन चल रहा था और आप देखिए हाथों में तलवारें, बंदूक लेकर डीजे पर कैसे डांस किया जा रहा है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है और खुलेआम जिस तरीके से लोग हाथों में बंदूक लिए हैं, तलवारें लिए हैं, दहशत फैलाने की कोशिश, इसको समझा जा सकता है। ललितपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। शामली में अनियंत्रित कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कैराना के गांव पावटी कला के पास हादसा हुआ। अनियंत्रित कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है। 2 बाइक सवारों की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई। ये दोनों बाइक सवार थे जिनकी हादसे में जान गई है। बांदा में भी 3 बाइक सवार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसे। 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की स्थिति बहुत नाजुक है। घायलों को बेबेरू सीएचसी में भर्ती कराया गया। तर्रा के पचोखर गांव का मामला है। 2 बाइक सवारों की यहां पर भी मौत हो गई इस हादसे में, जबकि तीसरे की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। थाना तर्रा क्षेत्र अंतर्गत तर्रा नरैनी रोड पर ग्राम पचोखर के पास एक खड़े खराब ट्रक में 3 व्यक्ति जो कि बाइक से पे सवार थे अनियंत्रित होकर टकरा गए, जिसमें मौके पर ही 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई तथा तीसरा व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उसको तत्काल तर्रा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी में 13 दिनों से अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामीण बिना बिजली 100 से ज्यादा घर गर्मी से पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण परेशान है। 20 मई को आंधी से विद्युत लाइन खराब हुई थी। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नगर पालिका भरवारी के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। समस्या ये है कि आज 20 तारीख से नाइट में जिस समय आंधी आई थी उस समय से हमारी लाइट बिगड़ी हुई है और आज समथिंग 15 दिन हो रहा है। हम लोगों ने कई जगह शिकायत करे, लेकिन आज तक हमारी लाइट बनी नहीं है। समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और प्लस जैसे कि हमारे पास मोबाइल हैं, इनमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और आज तक सबसे ज़्यादा तो पानी की दिक्कतें हो रही हैं सर। लेकिन आज 15 दिन से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। कई बार शिकायत भी कर रहे, कई बार बताया भी गया, अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन कोई समस्या का हल हमारा अभी तक नहीं कर पाए हैं। नाम बता दीजिए। मुंबई की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे चर्चित झुग्गी बस्ती धारावी को लेकर पुनर्विकास को लेकर राज्य सरकार ने मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी। ये परियोजना अगले कुछ सालों में धारावी की तस्वीर को बदल देगी। इस रीडेवलपमेंट से सबसे बड़े स्लम एरिया का जो कायाकल्प है वो मुमकिन हो जाएगा, बदल जाएगी तस्वीर। धारावी पुनर्विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप का मेगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। धारावी पुनर्विकास परियोजना डीआरपी महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना का संचालन नवभारत मेगा डेवलपर्स और प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी के रूप में गठित किया। इसका उद्देश्य है कि धारावी को एक आधुनिक, योजनाबद्ध और हरित शहरी क्षेत्र में बदलना। इस प्लान के तहत धारावी में 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा, जिससे ग्रीन स्पाइन सेंटर पार्क और वाटर फ्रंट म्यूजियम, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब और मिश्रित उपयोग वाले रिहायशी और व्यावसायिक जो परिसर हैं वो बनाए जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जब।